सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 जो है वो डील करता है विद होल्डिंग को। द टैक्स शैल बी विद हेल्ड एट द रेट एज स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो पहले विद होल्डिंग के रूल्स होते थे अलहदा से, तो फिर अब उन्होंने इसको शेड्यूल का हिस्सा बना दिया है। तो 11th शेड्यूल जो है ना वो विद होल्डिंग को डील करता है। बाई एनी पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन बीइंग अ परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज को वो विद हेल्ड करेगा। अदर देन द सर्विसेज लायबल टू पे सेल टैक्स अंडर अ प्रोविंशियल एक्टमेंट, मतलब प्रोविंशियल सर्विसेज पे कोई सेल टैक्स पे कर रहा है तो उसका हम नहीं विद हेल्ड करेंगे। As a withholding agent for the purpose of depositing the same in such a manner and subject to such condition or restriction as the board may prescribe in this behalf through the notification in the official gazette। तो ये सारा तरीका जो है किस तरह से आपने विद हेल्ड करना है और कैसे जमा करवाना है, ये सारा लॉ और रूल्स में बताया गया है, शेड्यूल और रूल्स में। इसको हम डिस्कस करें। Provided that in case of online marketplace facilitating the sales of the third party goods, the liability to withhold tax on taxable supplies of such party at the rate specified in column 4 against serial number 8 of the 11th schedule, वो जाके उधर हम पढ़ेंगे अभी। To the Sales Tax Act 1990 shall be on the ऑपरेटर ऑफ सच मार्केट प्लेस, कि जो ऑपरेटर होगा वो उस रेट से, जो रेट उसमें शेड्यूल में दिया गया है उसके मुताबिक वो विद हेल्ड करेगा और जमा करेगा। जैसे मैंने बताया कि इसको पहले विद होल्डिंग रूल्स थे सेल टैक्स के, वो उसको अब शेड्यूल का हिस्सा बना दिया गया है 11th शेड्यूल का। तो 11th शेड्यूल क्या कहता है? अच्छा, विद होल्डिंग में आप में से कोई ऐसा बंदा है जो सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग में रहा हो? जैसे अफजल ने बताया था वो है, लेकिन इनकम टैक्स की विद होल्डिंग है। कोई ऐसा बंदा जिसने सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग की हो? सर सेल टैक्स के हवाले से सिर्फ इतना ही मुझे पता है कि 1/5 जो है वो 17% का वो डिडक्ट कर लेते हैं पेमेंट करते वक्त। बस जी, कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर जो है सर। ठीक हो गया। और कोई अगर सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग के बारे में और कोई जानता हो? इसके अलावा सर एक स्पेशल फॉर्म भी उन्होंने देना होता है खास तौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं दे रहे। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो बात की उसमें एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, जो पहला इसका पहली क्लास है 11th शेड्यूल की, कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर द कंपनीज एज डिफाइंड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो अगर विद होल्डिंग एजेंट होंगी और सप्लायर की कैटेगरी में एक्टिव टैक्स पेयर उसको सप्लाईज दे रहा है, टैक्स पेयर जो सप्लाईज दे रहा है वो एक्टिव टैक्स पेयर है, तो देन 1/5 ऑफ द सेल टैक्स एज शोन इन द इनवॉइस, जो इनवॉइस पे वो टैक्स शो किया गया होगा उसका 1/5 या 20% वो विद हेल्ड करेंगे। ये जो हमारे कॉलम 2 में मैंने जिन जिन रजिस्टर विद होल्डिंग एजेंट्स की बात की है, इसकी क्लास 2 है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंपनीज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो अगर सप्लायर उनका एक्टिव टैक्स पेयर है और रजिस्टर्ड एज ए होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इन 3 कैटेगरीज में अगर वो रजिस्टर्ड है तो देन उसका 1/10 करेंगे, 10% सेल्स टैक्स जो उसके इनवॉइस में शो हुआ है उसका 10% या 1/10 सेल्स टैक्स विद हेल्ड किया जाएगा, और विद हेल्ड कर उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा के उनको चालान या सर्टिफिकेट देगा। सर यहाँ पे एक चीज क्लियर कीजिएगा कि विदहोल्डिंग एजेंट सिर्फ वही होगा जो यहाँ पे दिया गया है, या इनकम टैक्स में जो विदहोल्डिंग एजेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा वो भी होगा? नहीं, इस क्लास के लिए जो कॉलम 2 में बात की गई है कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ऑटोनोमस बॉडीज होंगी एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये क्लास जो जिसकी बात कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं।
सर इसमें जो ओके सर। सप्लायर है उनका आउटपुट टैक्स बेसिकली विद होल्ड करेंगे विद होल्डिंग एजेंट। जी ऐसे ही है, जो उसकी इनवॉइस में उसने आउटपुट का जो सेल्स टैक्स शो किया होगा, जो जी। क्लास 2 हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक उसका 1/10 या 10% आउटपुट टैक्स वो विद हेल्ड करेगा। तो सर अगर ये विद हेल्ड हो गया आउटपुट टैक्स 1/10 या 1/5, तो जो उसने इनपुट के साथ एडजस्टमेंट लेके या रिफंड लेना था या कैरी फॉरवर्ड करना था, तो वो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? उसमें बाकी जो पहले केस में 80% बनेगा, दूसरे केस में 90% इनपुट टैक्स उसको अलाउ होगा, वो उसको एडजस्टमेंट कर लेगा। ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू एडिशन है ये उसने जो बैंक पे खुद करना था, तो ये फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी कंपनी ने उसका वो बैंक पेड कर दिया। वो जो पे हो जाएगा और चालान उसको दे देंगे जिसमें वो उसको भी क्लेम कर लेगा, तो इसलिए उसका आउटपुट कम हो जाएगा उतने से। बाकी 90% वो विद हेल्ड करेगा। तो सर ये वो विदहोल्ड इनपुट का हिस्सा बनेगा सर या कि आउटपुट ही रहेगा? क्योंकि इसकी भी पेमेंट हो चुकी है, आउटपुट तो वो होता है जो पे करना एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है कि वो उसको जब सर्टिफिकेट या चालान देंगे, वो अपने विद होल्डिंग में उसको रिटर्न में डालेगा, तो वो आउटपुट जितना पेएबल बन रहा था उसमें से उतना कम हो जाएगा। एडजस्ट कर लेगा सर वो। ऐसे ही है, जिनके आउटपुट उसमें एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी आउटपुट। इसकी क्लास 3 है विद होल्डिंग एजेंट फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और उनको सप्लाईज देने वाला जो पर्सन है, पहले हमने बात की थी कि पर्सन जो वो एक्टिव टैक्स पेयर है, लेकिन इस सिचुएशन में वो जिस जो सप्लाईज देने वाला है, सप्लायर है, वो एक्टिव नहीं है, उसका स्टेटस एक्टिव नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर होल ऑफ द सेल्स टैक्स, whole of the tax involved are applicable on the supplies on the basis of gross value of supplies। तो अगर तो उसने एनवाइस बताई होगी कि सेल टैक्स अलहदा से करके बताया है कि 100 रुपीज है प्लस 17 सेल टैक्स है, तो उसका सेल टैक्स पूरे का पूरा उसमें कर लिया जाएगा। या फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा वो तो टोटल लमसम अमाउंट देगा ना उनको, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा कि सेल टैक्स वो क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो इसलिए वो अलहदा से उसको मेंशन नहीं करेगा। फिर तो उसमें तो वो उसकी जो सेल्स ग्रॉस टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। हाँ इनवॉइस इशू नहीं करेगा, तो उसकी जो ग्रॉस अमाउंट होगी उस पे वो फ्रैक्शन का फार्मूला लगा के 17% जो है उसमें से विद हेल्ड कर ले। उसमें से ग्रॉस अमाउंट में से ग्रॉस अमाउंट में से मतलब कि जो हाँ ग्रॉस अमाउंट की जो इनवॉइस इशू हुई है उससे एक्स्ट्रा नहीं, ग्रॉस हाँ अमाउंट प्लस। एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि उसमें आपने पे उसके बिल के हिसाब से करना है, तो उसमें से ग्रॉस वैल्यू जो ऑफ सप्लाईज होगा ना बेसिकली जो फिर ग्रॉस वैल्यू थी वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। सर इसमें कंपनी नहीं है? अगर हाँ जी, अगर इसमें बाज़ सिचुएशन ऐसे होती है कि वो आगे आएगा भी, रूल्स में दिया भी हुआ है कि अगर आप उसको जब आप एडवर्टाइज करेंगे उसमें लिखेंगे कि ऑल द टैक्सेस इसमें इंक्लूड होंगे, टैक्सेस शामिल होंगे इसमें, ठीक है। अगर तो वो विद द इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस की बात करेगा तो फिर आपका इसके ग्रॉस में इसमें शामिल होगी। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो कहते जी नहीं जी टैक्स इसके अलावा मैं पे करूंगा, तो इसके अलावा आप मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वेंडर, आपने भी देखा होगा उधर के वेंडर इतने वो होते नहीं है पढ़े लिखे, वो कहते जी मैंने तो 100 लेना है, बाकी टैक्सेस का जो भी बिल बनाना है आप अपनी तरफ से बनाएं जैसे भी करें, तो फिर उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स सर फिर लगाएगा। वो जो इनवॉइस देता है वो फिर 117 या 115 की दे देगा और वो 15 रुपए विद होल्ड हो जाएंगे एज अ सेल्स टैक्स और 100 रुपीज उसकी पॉकेट में चले जाएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, सही है ना। खुद एक्सपेंस बुक कर लेना। सर इसमें ये इशू नहीं है कि वो तो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो किसके नाम की पेमेंट होगी? वो जो है वो उसका चालान फिर आगे रूल्स में आएगा कि किस तरह से विद हेल्ड करके कहाँ से चालान कहाँ जमा करवाने हैं, वो सारे अभी रूल्स में मैं आपको बताऊंगा कि डीडीओ जब डिडक्ट करेगा तो वो किस तरह से उसको जमा करेगा, क्योंकि उसको तो जरूरत होनी नहीं है, वो नाम तो CNIC तो उसी के होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट गवर्नमेंट में होगा। क्लास 4 है कंपनीज एंड डिफाइंड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001
एंड एक्सक्लूडिंग द कंपनी एक्सपोर्टिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें से एक्सक्लूड कर लिया है। तो वो कहता है कि अगर ऐसे लोग पर्सन अदर देन द एक्टिव टैक्स पेयर से खरीदते हैं तो वो 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज, जो हम मोस्टली अभी करते भी हैं, सेल्स टैक्स का ऑडिट कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड से अगर कोई आपको परचेज शो कर रहा है तो उसका आप 5% विद हेल्ड कर लेते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज का, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें अब टैक्स की बात नहीं हो रही, जितनी उसने सप्लाई की वैल्यू शो की उसका 5% आप सेल्स टैक्स में मद में विद हेल्ड करके आपने जमा करवाना होता है। अगर किसी ने नहीं जमा करवाया तो आप इसका ऑडिट करते हुए उससे ये उसकी लाइबिलिटी बनाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने विद हेल्ड करना है, आपने नहीं किया तो इसके आप इसको जमा करवाएं 5%। सर इसमें ये जो बात होती है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको सर अलग-अलग क्यों ट्रीट करते हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जो है वो भी टैक्स चोरी कर रहा है, ये टैक्स नहीं दे रहा, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे जो बंदा है वो भी रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहा, तो ये अलग-अलग इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट क्यों है? नहीं, जब वो अनरजिस्टर्ड होता है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड हो और वो इनवॉइसेस नहीं वो कर रहा, वो एक्टिव नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, सिर्फ कभी कभार जब कोई सप्लाई आई तो उसके लिए उसने दे दिया और कहा कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, ये उन लोगों के लिए है कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए, फिर उसको ये नहीं सर, जो रजिस्टर्ड एक्टिव लेकिन टैक्स एक्टिव पेयर ना। लिस्ट में नहीं है और हाँ। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों ही एक किस्म की सर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे ना, दोनों ही कोई रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाता यहाँ पे? नहीं, सेम ट्रीट किया जाता है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसका आप काटते हैं। अगर आप देखते हैं ना कि फर्ज किया जिसका सस्पेंडेड रजिस्टर्ड है लेकिन सस्पेंडेड है, सपोज इसकी एग्जांपल एक है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है लेकिन सस्पेंडेड है, वो अगर सप्लाईज देता है तो आप उसकी फिर क्या करेंगे, ग्रॉस वैल्यू का 5% काटेंगे ना उसका, या उसको इनपुट अलाउ करेंगे पूरा। जब आप एक्टिव लिस्ट देखते हैं यही देखते हैं ना कि वो सस्पेंडेड तो नहीं है, एक्टिव है, तो उसमें इंक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सेल टैक्स में। सर अगर यही बंदा इनएक्टिव निकल आता है तो इसका पूरा 17% डिडक्ट हो जाएगा सर। हाँ जी, 5% ऑफ टोटल वैल्यू टैक्स नहीं होगा, 5% ऑफ टोटल वैल्यू जो है वो हो जाएगा। नहीं सर, अगर ये एक्टिव नहीं होता तो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ ना कि अगर एक्टिव नहीं है तो फिर वो खरीदने वाला जो है वो कंपनी है, और वो मतलब गवर्नमेंट या ऑटोनोमस अदारा नहीं है, कोई कंपनी है, तो वो जो होगी वो उससे 5% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू उसका करेगी विद हेल्ड करके गवर्नमेंट। अगर एक्टिव है तो सर 5% ऑफ द टैक्स पेएबल होगा, हाँ, अगर फिर इनएक्टिव है तो 5% ऑफ ग्रॉस सेल वैल्यू। नहीं, वो 5% नहीं है, वो 1/5 है, वो 20% बनता है, वो 1/5 बिल्कुल ये 5% है। टैक्स का 20% जो पेएबल होगा जो पिछली कैटेगरी इसमें तो टोटल ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली, अब ठीक से। अच्छा, इसकी क्लास 5 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ये जरा गौर से कीजिएगा इसमें कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज रिसीव कर रहा है, आपने एड दी, सपोज आपकी किसी भी कंपनी है, आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन है जो कुछ मैन्युफैक्चरर है, उसने टीवी पे ऐड दी है, अब हमारे पास वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जाहिर है क्लेम करेगा, उसको इनवॉइस आई होगी उसकी, ऐसे ही है ना? अगर इनवॉइस आई है या नहीं भी आई तो जितने वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आपसे क्लेम कर रहा है तो उसकी आप होल सेल्स टैक्स जो है वो सारे का सारा विद हेल्ड करके जमा करवा के उसको चलान दें एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के सिचुएशन में। अगर रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग अ कैन मोलाइसिस तो देन द पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर, फिर भी उसका होल ऑफ द सेल्स टैक्स जो है वो एप्लीकेबल, उसको विद हेल्ड करेंगे। की क्लास 7 है रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लीड बैटरीज। अगर लीड बैटरीज कोई मैन्युफैक्चरर है वो बना रहा है और पर्सन सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लीड अंडर द चैप्टर 78, ये सारी क्लॉजें उसने दी हुई हैं कि कौन कौन सा कोड है जिसकी वो सप्लाईज अगर उसको देता है तो देन वो
75% ऑफ द सेल्स टैक्स एप्लीकेबल जो होगा, जितने उसको इनवाइस करेगा उसका 75% विद हेल्ड करेगा और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा। ये भी मैं आपको दे दूंगा इसकी कॉपी, तो आपने जब ऑडिट करते हुए स्पेशली विद होल्डिंग वाले हैं आपके पास ये चीजें, बल्कि हैं लॉ में से ही, मैंने भी उधर से ही किए हैं कॉपी, तो आपके पास ये होनी चाहिए जब आप जिस सेक्शन में ऑडिट कर रहे हैं आप पहले आपको पता होना चाहिए। अब 8th क्लास है ऑनलाइन मार्केट प्लेस के, अगर कोई पर्सन है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस कर रहा है और थर्ड पार्टी की चीजें बेच रहा है, तो पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर भी होगा, तो वो 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज जितनी भी है उसमें, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस एंट्री शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय बोर्ड ने जो डेट नोटिफाई की होगी उससे इफेक्टिव होगा, और 1% ऑफ द टोटल वैल्यू जो होगा उसकी वो विद हेल्ड करेगा। ठीक है, तो करेगा कौन? ये लॉ में हमने पीछे पढ़ा है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो ऑपरेटर है वो विद हेल्ड करेगा। बेसिकली जो भी पेमेंट देगा वही होल्ड करेगा। विद होल्डिंग एजेंट जो होगा मार्केट प्लेस करने वाला होगा, तो देने वाला है देनी है। विद होल्डिंग का कंसेप्ट ही बेसिकली ये है कि जो जिसको पेमेंट दी जा रही है देने वाला हेल्ड करता है, पेमेंट देने वाला करता है। हाँ। अच्छा, इसमें अब ये सारे लोगों पे अप्लाई करता है, सब इसमें विद होल्डिंग एजेंट होंगे, तो कौन नहीं होंगे? एक्सक्लूजन किन किन को है कि जिनका विद हेल्ड नहीं होगा? वो करेंगे सबका, लेकिन किन का नहीं करेंगे? मतलब हमने वो तो पढ़े कि इन लोगों का रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, एक्टिव है, इसका विद हेल्ड होगा, लेकिन कुछ लोगों को एक्सक्लूजन है। प्रोवाइडेड दैट विद होल्डिंग ऑफ tax under 11th schedule shall not be applicable to the goods and supplies specified below। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है तो उस पे विद होल्डिंग नहीं होगी, नेचुरल गैस हो रही है उस पे भी विद होल्डिंग नहीं होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज सप्लाइड बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड डीलर्स, मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल, इनकी सप्लाई पे विद होल्डिंग नहीं होगी। वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल की सप्लाई पे विद होल्डिंग बताइएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें आपने जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिस्पोज होंगे वो नहीं, हाँ जी, उनकी विद होल्डिंग नहीं है, वो नहीं करेंगे। हाँ। वेजिटेबल घी जो है इसकी भी नहीं होगी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पे नहीं होगी, गुड्स स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, अगर कोई 3rd शेड्यूल आइटम है वो सेल परचेज हो रही है तो उसमें विद होल्डिंग नहीं होगी। सप्लाईज मेड बाय द इंपोर्टर हु पेड वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन सच गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, कि जिसने ऐसी गुड्स जिस पे एट द इंपोर्ट स्टेज पे वैल्यू एडिशन टैक्स पे हो गया है और वो चीजें आगे बिक रही हैं तो उन पे भी फिर विद होल्डिंग नहीं होगी। सर ये वेजिटेबल घी कुकिंग ऑयल जो है ये नॉर्मल रिजीम में अभी इसमें है वो मेरा ख्याल है रिड्यूस रेट में है, लेकिन इधर हम बात कर रहे हैं विद होल्डिंग की, तो विद होल्डिंग नहीं होगी इस पे। सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर एज डिफाइंड इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1992 एंड अदर रजिस्टर्ड पर्सन विद एक्सेप्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के अलावा अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और एक्टिव है और वो दे रहा है उसको, तो उस पे भी नहीं हो। सप्लाई ऑफ सैंड, स्टोन, ग्रेवल्स, क्रश एंड क्ले लो कॉस्ट, जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान के लिए है, इनको जो सप्लाईज देगा तो उसके भी टैक्स विद हेल्ड नहीं हो। सॉरी, सर एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ना। जी बताएं। 10th शेड्यूल को इसमें एक्सक्लूजन नहीं दी गई तो उस पे भी होल्डिंग होगी जो उधर आइटम मेंशन है। नहीं, ये जो लॉ में करंट प्रिवेल कर रहा है लॉ, उसके मुताबिक ये सारी जो मैंने एक्सक्लूजन पढ़ी है इनको होंगी, इसके अलावा नहीं होगी। फिर 10th शेड्यूल पे होल्डिंग कैसे होगी, उसकी वाइस कैसे तो बनाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, क्योंकि उस पे तो फिक्स टैक्स है ना।
जैसे अगर वो ब्लॉक्स का जिक्र है, जो सीमेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो जब वो फिक्स दे रहा है तो वो इनवाइस कैसे उसकी मेंशन करेगा, या ब्रिक्स की इनवाइसिंग कैसे फिक्स टैक्स का तो वैसे ही इनपुट क्लेम नहीं ना होता, वो तो अब जिस दिन मैं पढ़ा रहा था, या सर मेरा ख्याल रजा साहब आपको पढ़ा रहे थे, फिक्स टैक्स का तो इनपुट क्लेम ही नहीं होता ना। नहीं सर, विदहोल्डिंग के वाले से बात कर रहा हूँ, जो आगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक्सक्लूड की गई ना 10th शेड्यूल को इसमें, तो वो हाँ जी। विदहोल्डिंग यानी विदहोल्डिंग कैसे करेगा? तो विद होल्डिंग बाकी तरीकों से सारे से करेगा, सर जैसे वो जैसे सारे का बताया है कि अगर एक्टिव टैक्स पेयर है तो उसकी 1/5 करेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो उसका 1/10, जैसे ये सारी सिचुएशन बताई गई है उसी के मुताबिक होगी। सर सवाल का ये था कि उसने सरप्राइज तो देनी नहीं, उसने तो हर किन के ऊपर 7,500 रुपया जमा करवाना है पर मंथ के हिसाब से, तो फिर अब हाँ, तो वो फिक्स वाला अगर उसकी नहीं होगी, अगर इंटो वाला है उसने तो अपना जमा करवा देना है, तो जाहिर है तो उसकी तो विद होल्डिंग उसके पास जाएगी नहीं, एनवाइस जाएगी नहीं, तो उसकी वो जाहिर है विद होल्डिंग नहीं करेगा। सेल टैक्स की कैसे करेगा जब उसने एनवाइस ही नहीं देनी। ये तो उस सिचुएशन में है जो दे रहा है एनवाइस। टैक्सेबल गुड की जो एनवाइस दे रहा है उनकी विद होल्डिंग होगी ना, वो तो उसको एनवाइस देगा ही नहीं सेल टैक्स की। ठीक है, हो गया क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है चैप्टर 14 है, चैप्टर 14D ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 2006, जो विद होल्डिंग को डील करते हैं। इसमें सारा उन्होंने मैकेनिज्म बताया गया है कि किस तरह से विद होल्डिंग जो की जाएगी वो पेमेंट कैसे होगी, तो किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विद होल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स बाय द रिसिपेंट ऑफ द सप्लायर है, रूल 50ZZH है, एप्लीकेशन इसकी कैसे होती है। दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, taxable goods and services as are supplied to the withholding agent as specified in 11th schedule to the act for the purpose of deduction and deposit of sales tax by the person registered as a exporter. Clause 2 है, this chapter shall also apply to the services on which the federal excise duty is payable in sales tax mode and the one specified in schedule that the Islamabad Capital Territory Tax on Services Ordinance 2001, यानी कि जो सर्विसेज कैपिटल टेरिटरीज में होंगी या इसके हमारा जो जिसमें सर्विसेज अगर तो पंजाब किसी प्रोविंशियल में होगी तो वो उसके अम्बेट में आएगा, उस पे तो हम विद होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है तो वो फेडरल रेवेन्यू उसको देख रहा है, तो उसमें फिर आप सर्विसेज के या एफईडी सेल टैक्स मोड में जो होगी उस पे भी इसी तरह से विद होल्डिंग करेंगे। विद होल्डिंग एजेंट इंटेंडिंग टू मेक परचेजेस ऑफ taxable goods shall indicate in an advertisement or notice for this purpose that the sales tax to the extent and provided in this chapter shall be deducted from the payment to be made to the supplier। ये जो मैं बात कर रहा था कि वो विद होल्डिंग एजेंट जो है ना वो इंटेंडिंग करेगा या टैक्सेबल परचेज करेगा, उसमें एडवर्टाइज में वो बताएगा कि इस पे सेल टैक्स विद हेल्ड होगा। Withholding agent other than the recipient of advertisement services shall deduct an amount as specified in an 11th schedule to the act and make payment of the balance amount to him as per illustration given। ये एक मैंने नीचे इसमें बल्कि इसमें रूल में ही दी हुई है illustration, वो बनाई है कि किस तरह से वो विद हेल्ड करके बाकी अमाउंट कैसे पे करेगा। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 1/5 की ये एग्जांपल है, बाकी सारी इस पे आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू टोटल जो है 1000 है, उस पे अब सेल्स टैक्स जब चार्ज होगा तो 170 रुपीज होगा। सेल्स टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय द विद होल्डिंग एजेंट ने कितना है, तो जितना है उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1/5 या 20% उसका आ जाएगा, ये 34 रुपीज आ रहा है। तो सेल्स टैक्स पेएबल बाय द विद होल्डिंग एजेंट to the supplier
तो सप्लायर को वो कितना देगा, टोटल 170 जब उसको उसने चार्ज किया है तो उसमें 34 वो विद हेल्ड कर लेगा, बाकी 136 जो है वो सप्लायर को दे देगा सेल्स टैक्स, जिसको वो एज ए इनपुट टैक्स के अगेंस्ट वो अपने एडजस्ट करेगा। तो बैलेंस अमाउंट जो पेएबल है उसकी बनेगी वो 1000 रुपीज तो बनेगा इसका। ये इसमें इनकम टैक्स का इफेक्ट नहीं है, इनकम टैक्स का इफेक्ट डालेंगे तो फिर उसमें वो भी 4.5 या जितना भी विद होल्डिंग इनकम टैक्स ला के मुताबिक है वो आप करेंगे। लेकिन इसमें क्योंकि हमने सिर्फ सेल्स टैक्स के इफेक्ट की बात की है तो बाकी फिर 1136 रुपए उसको आप दे देंगे, पेएबल करेंगे। इसमें कैलकुलेशन में कोई चीज अगर नहीं समझ आई किसी को तो रूल अभी हम 150 पढ़ रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द विद होल्डिंग एजेंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रीक्लेम और डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम सच पर्सन एज ए इनपुट। जो उसने उस पर्सन से विद हेल्ड की है वो उसको अपने इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसका चालान जमा करवा के उसको उसका चालान दे देगा। A person who receive advertisement services जो receive कर रहा है, in case of the sales tax amount is not indicated on the invoice received, he shall deduct sales tax at the applicable rate of the value of taxable services from the payment due to the service provider। तो वो उसमें जे अगर उसने उसमें अमाउंट इंक्लूड नहीं की तो जो सेल्स टैक्स का रेट होगा उसके मुताबिक उसके वो सेल टैक्स काट के उसको पैसे देगा, वो विद हेल्ड करेगा। Where the purchaser नंबर 1 जी बताइए एक दफा दोबारा फिर। सॉरी Provided that withholding agent shall not be entitled to reclaim or deduct the amount of tax withheld from such person as input tax। ये कि वो उसने जब विद हेल्ड करके जमा करवाई है तो वो उसको अपना इनपुट टैक्स के तौर पे उसको नहीं क्लेम करेगा। सर वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब उसने कोई चीज परचेज की है या रिसीव की है, सप्लाईज रिसीव की है, नहीं तो वो उसने बात उसके हो ऊपर रही है टैक्स पे की। अनवाइस में तो वो करेगा, वो टोटल जो अनवाइस उसको दी गई है 17% की, वो तो 17% के तौर पे वो इनपुट अपना क्लेम कर रहा है उसको। लेकिन ये जो 1/5 विद हेल्ड करके उसने डिपॉजिट करवाया है इस वो नहीं करेगा। ठीक है, क्लेम नहीं। ठीक है, हो गया ठीक अंडरस्टैंड। है। Where the purchases are made by the government department, the following procedure shall be observed, namely कि वो किस तरह से अगर फेडरल गवर्नमेंट का परचेज कर रही है तो विद हेल्ड करके फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी में कैसे डिपॉजिट करवाएगी, इसके बारे में ये सारी आगे डिटेल है जो शायद उधर आप में से कोई डीटीओ बने और आपको भी जरूरत पड़े ऐसे विद हेल्ड करने की, या आपका उधर कोई रिलेटिव है वो पूछता है किस तरह से करवाना है, तो ये सारा रूल्स में बताया हुआ है। A है the drawing and disbursement officer DDO preparing the bill for the accounting office shall indicate the amount of sales tax withheld as illustrated above. The accounting office shall adopt the procedure as indicated below. क्या करेगा कि in case of purchases made by the department under the federal government का department है उसने की, the office of the accountant general of Pakistan revenue shall account for the amount deducted at source ड्यूरिंग द मंथ अंडर द हेड ऑफ अकाउंट, ये सेल्स टैक्स का अकाउंट है जिसमें जमा होगी, एंड सेंड एन इंफॉर्मेशन टू द चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। यानी कि जितनी भी उसने विद होल्डिंग की ये विद करके जमा करवाई होगी वो सारी की इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद आरटीओ के भेजेगा जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की होगी। अगर ये परचेजेस की हैं प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द प्रोविंस और द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर एज द केस में बी shall credit the amount deducted at source during the month to the head. This sales tax deduction at source under rule 40 and 40A of the chapter miscellaneous of the sales tax withholding rule 2007। ये वैसे रूल 2007 जो है ना ये अमेंड होके उधर चले गए, अभी इसमें 11th शेड्यूल बन गया है। Checks for the amount will be prepared by the accountant general or the district account officer as the case may be in the name of the commissioner having jurisdiction। मीन अगर बहावलपुर का है तो वो बहावलपुर वाले कमिश्नर को जिसमें की जुरिस्डिक्शन में आता है, मुल्तान वाला है तो उसको, और जिस जुरिस्डिक्शन में होगा वो उसको डिटेल बना के जितनी जितनी
विद होल्डिंग की होगी वो भेजेगा। वेयर द परचेजेज आर मेड बाय द डिपार्टमेंट फॉलोइंग द अप्रूवल, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल के अगर करते हैं तो वो भी अपने सेल्स टैक्स के हेड में जितना सेल टैक्स जमा होगा उसका बना के, क्योंकि इनका रावलपिंडी में है तो वो उसका रिस्पेक्टिव जो आरटीओ रावलपिंडी है उसको सारी जो डिटेल है वो बना के भेजेगा। The concerned drawing and disbursement officer shall prepare the return in the form as set out STR 28 for each month and forward the same to the commissioner having jurisdiction by the 15th of the following month। ये मेरा ख्याल है अफजल आप ये बात कर रहे थे कि उनको सारी की एक लिस्ट बनानी चाहिए, बना के देनी चाहिए। In case of purchases not covered by sub rule 4 or sub rule 6, the sales tax जो हमने डिस्कस कर लिया उनमें अगर नहीं आ रही, the sales tax deducted at source shall be deposited by the withholding agent in the designated branch of the National Bank of Pakistan। ये जो बात आप कर रहे थे कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी इनवॉइस नहीं दे रहा तो किस तरह से उसको डिपॉजिट करवाया जाएगा। Pakistan under the relevant head of account on the sales tax return cum payment challan by 15th of the month following the month during which the purchases has been made, the return cum payment challan shall be prepared and deposited with the bank in triplicate, and the bank shall send the original to the commissioner of the sales tax having jurisdiction of the return duplicated to the depositor and retain triplicate to him for record, provided that the single return cum challan can be filed in respect of all purchases for which the payment has been made for the month। यानी कि जो उसने बहुत सारी परचेजेज अगर की हैं विद हेल्डिंग ए की भी की, बी की भी की, सी की भी की, इस सब की है तो उसको सारों को एक में ही करके तो वो चालान जमा करवा सकते। सर ये 5 पॉइंट पे ही मेरा इशू था सर, 5 पॉइंट पे ही मेरा इशू था, क्वेश्चन जो था वो अनरजिस्टर्ड के लिए कि जब भी एक चेक रजिस्टर्ड है तो उस पे तो मतलब सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होना ना, तो फिर मतलब उसका सीएन डीडीओ जो है उसके पास तो एफटीएन होता है, वो अपने एफटीएन के जरिए जब उसकी पीएसआईडी बनाएगा तो उस पर्सन का अगर सीएनआईसी डालेगा तो मतलब वो सीएनआईसी के अगेंस्ट करवा देगा ना जमा। ठीक है सर, मतलब वो वहां पर उसका सीएनआईसी तो नहीं होगा सिस्टम में? नहीं, सीएनआईसी जो सप्लाईज दे रहा है या जिसकी काट रही है इतनी तो इंफॉर्मेशन उसकी होगी ना उसके पास। मैंने कोई ऐसे अननोन बंदा तो नहीं दे के चला जाएगा ना। नहीं सर, सीएनआईसी सिस्टम के अंदर पिक तो नहीं होता ना वो अनरजिस्टर्ड बंदा जो बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं है, एनटीएन ही नहीं है जिसका। ले ये फिर इसके हेड जो दिए हुए हैं, जैसे हमने डीडीओस के हेड की बात की कि इस हेड में जमा करवा के वो कंसर्न अपने उसको दे देगा तो वो उस हेड में जमा करवा देगा। सेल टैक्स का हेड तो दिया हुआ है ना जिसमें जमा हो। सर ये जो जनरल सप्लायर्स होते हैं इनका अगर ये गवर्नमेंट ऑफिसेस को जो सप्लाई देते हैं क्या इनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है सेल्स टैक्स में? असल में गवर्नमेंट ऑफिस के लिए आपने देखा होगा कि जो स्पेशली जो छोटे ऑफिस में है जो आरटीओ साहिवाल भावलपुर और इसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस वजह से रजिस्टर्ड होते हैं कि सेल टैक्स में गवर्नमेंट को सप्लाईज जो है वो दे रहे होते हैं वो अनरजिस्टर्ड से लेते नहीं है। ऐसा ही है ना आपके वो बहुत सारे जर्नल ऑर्डर के तौर पे सप्लायर्स होते हैं कि जिन्होंने गवर्नमेंट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को सप्लाईज देनी है तो उसमें यही शर्त होती है या तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, अगर नहीं होगा तो उसका पूरा पूरा रजिस्टर्ड काटा जाएगा। लेकिन वैसे गवर्नमेंट सप्लाईज मोस्टली लेते सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से, या कुछ मिसलीनियस सप्लाईज होती है छोटी जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं उनके में छोटी छोटी चीजें ऑफिस की यूजेज की हैं तो उनमें ये केस पे रहता है अप्लाई नेगेटिव वाला। वो सर अदारे भी सर अपनी सहूलत ढूंढते हैं, वो रजिस्टर्ड जो होते हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर इनसे सर वो मतलब माल परचेज कर लेते हैं। रूटीन में बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूटर से या सेल टैक्स के रजिस्टर से मिल तो सकती होती है इनवाइस, लेकिन वो अदारे फिर इनसे लेते हैं और ये जो है वो फिर उसमें काफी सारा करते हैं उसका सेल टैक्स का हेर फेर। हाँ जी, आपने बल्कि अगर इनपुट के जरिए एक दौर में मैं इंटरनल ऑडिट में था तो उसमें कस्टम्स में तो ऑडिट करने हम जाते थे तो उसमें बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अनवाइस तो वो परचेज तो कर रहे होते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या और जो इजी अवेलेबल है उनको जहां से, तो वो सिर्फ अनवाइस के लिए उसने जर्नल ऑर्डर को रखा होता है सप्लायर को कि उससे सिर्फ अनवाइस लेते हैं, ऐसा भी करते हैं।
सर इसमें सप्लाई का भी जिक्र किया हुआ है और सर्विसेज भी होती हैं। जी सर्विसेज का जिक्र हमने किया था, लेकिन हमने ये बात भी की थी कि सर्विसेज अगर तो प्रोविंशियल की होगी तो उनका तो विद हेल्ड हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर फेडरल टेरिटरी में होगी जो एफपीआर के अंडर है उसकी विद होल्डिंग होगी। सर ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होती हैं ये किसमें आती हैं? असल कुछ जो है सेल्स टैक्सेबल सर्विसेज होती है, कुछ सेल्स टैक्सेबल नहीं सर्विसेज होती। सर ये जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं जैसे कोई ऑफिस बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट होती है तो ये क्या सर्विसेज टैक्सेबल है या? लेकिन अब अगर तो आपके इसकी सर्विसेज जो लेबर सर्विसेज जो है ना, इसमें पीआरए ने दिया हुआ है कुछ शेड्यूल के ये जो कौन कौन सी टैक्सेबल होंगी, तो वैसे उसमें पीआरए उसका टैक्स कलेक्शन तो पीआरए ही करेगी फिर। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब पीआरए करेगी तो उसकी हम विद होल्डिंग नहीं करेंगे, सर्विसेज तो पीआरए में आएगा। सर ये STR 28 सिर्फ हम कैसे सर्विसेज इंपोर्ट उनका कर हेड सकते है, हैं? जो साथ में गुड्स इन्वॉल्व होती हैं वो तो हमारा हेड है ना। हाँ तो ब्रिक्स है, supplies सीमेंट का है या बिल्कुल कोई और ऐसे ही चीजें है, हैं। वो उस पे सप्लाईज हाँ पे जी। उन होगा, सेल्स टैक्स होगा वो उसकी आप विद होल्डिंग सप्लाईज के हेड तक आप करेंगे। सर STR 28 कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं DDO से, और वो उसने मंथली जमा करवाना होता है सर? जी जी बिल्कुल मंथली जमा करवाना होता है, और उसने जितनी भी सप्लाईज की होती हैं उनको सारी को, जितनी भी उसने परचेजेस की हैं उन सारी पे जिस जिसका भी सेल टैक्स उसने काटा है सारे की डिटेल लिख के वो उसको जमा करवाएगा। सर मैंने DDO को लेटर लिखा था, उन्होंने क्या किया कि सर मुझे 598 वेंडर के नाम दे दिए, उनके एनटीएस दे दिए, कहते जी हमें नहीं पता 1/5 कितना बनता है, हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो STR 28 का सर मैंने जब ये फॉर्मेट देख रहा हूँ सर, तो इसमें तो सारी चीजें सर मेंशन है कि नेम देना है, एनटीएस देना है, उसका बिल्कुल 1/5 ऐसे बताना है। तो सर उसको हम इन्फोर्स कैसे कर सकते हैं DDO को? उसको ये लेटर लिखें कि जनाब ये आप फॉर्म हमें बस हर उसका महीने पैरा जो है। बनाए ना आप, उसका अच्छा। पैरा ये डीडीओ। अच्छा आप कर रहे हैं सेल्स टैक्स का ऑडिट उसका कर रहे हैं? यस सर, सेल्स टैक्स सर ये भी हाँ तो इनिशिएट बस किया सर। उसकी बनाए ना, फिर लाइबिलिटी उसकी बनाए, वो खुद ही जवाब देगा जब आप ऑब्जर्वेशन बना के भेजेंगे तो फिर देगा। सर लेटर लिखा तो उसने सिर्फ वेंडर्स के सब पर्टिकुलर्स दिए हैं कि ये वेंडर है और इनके ये DDO पेमेंट कोड है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लें कि जी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो उनके बिहाफ पे हमने डिडक्ट किया है पेमेंट करते हुए, तो वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि जनाब ये हमने हमारे DDO ने इतने पैसे काट लिए हैं हमारे बिहाफ पे। नहीं वो तो उसकी जिम्मेदारी ना, उन्हें कहें जी आपसे आपको इंफॉर्मेशन आपने हमें देनी है, आप अगलों से लेके दें, उसकी ऑब्जर्वेशन बना के उसे देंगे तो फिर वो सारी चीजें खुद कर देगा। उसको पता भी होगा, वैसे वो सारे बिल करवाने आते हैं DDO की अप्रूवल के बगैर, कैसे उसको नहीं पता हो सकता। यस सर। प्रोसीजर लैब्स होते हैं कुछ महकमों में, वो प्रायोरिटीज और होती हैं उनकी, ये उनकी प्रायोरिटीज नहीं होती, तो इस तरह से भी फिर ना प्रॉब्लम्स आती सर हैं। अकाउंट ऑफिस की तो सर प्रायोरिटीज आपको पता ही है सर, कुछ और ही नहीं सर। हाँ जी जी बिल्कुल, इस तरह से वो प्रॉब्लम्स फिर है, ये इनके साथ ही चलना है, डेवलपिंग कंट्री है हम, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही हमने चलना है। 6 है, in case the withholding agent is also registered under the Sales Tax Act 1990 or the Federal Excise Act 2005, he shall deposit the withholding amount of the sales tax along with the return filed for the month in which the purchases was made in the manner as prescribed। आपको पता है, आपने रिटर्न आपको पढ़ाई है रजा शफाक साहब ने, उसमें वो कॉलम है कि जो विद होल्डिंग आपने की है या आपकी विद होल्डिंग की कितनी हुई है, वो सारी उसमें अलग-अलग से कॉलम अवेलेबल है, उनके मुताबिक आप रिटर्न में वो फाइल कर देंगे। Provided that in case withholding agent is not registered for the sales tax or federal excise duty but hold a national tax number assigned under the income tax ordinance, this he shall file the return as set out STR 28 electronically and deposit the amount deducted at source in the manner as provided। person filing the return electronically जिस तरह से आपने करता है रूल्स में बताया है, इसी तरह से वो STR मतलब ऐसा बनता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन वो सेल्स टैक्स में नहीं रजिस्टर्ड, तो वो इस तरह से करके फॉर्म 28 पे जितने लोगों का होगा उसको जमा करवा देगी। Provided further that any other withholding agent may also
opt to file the prescribed return electronically and deposit the deduct amount in the manners as provided in sub rules. The withholding जब करेगा तो वो ज़ाहिर है उसको डिपॉजिट करवाएगा. The withholding agent shall furnish the commissioner. ये अफजल ये बात आप कर रहे थे. The withholding agent shall furnish to the commissioner of the sales tax having jurisdiction all such information or data as may be requested by him for carry out the purpose of these rules. अच्छा, इसके बाद एक जो विद होल्डिंग एजेंट होगा, विद हेल्ड करेगा, वो उसको एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि इतनी अमाउंट मैंने इसकी ली विद हेल्ड की है और गवर्नमेंट को मैंने जमा करवाई है, उसमें सीपीआर नंबर भी लिखे हुआ है. A certificate showing the deduction of sales tax shall be issued to the supplier by the withholding agent, duly specified the name and registration number of the supplier, description of goods and the amount of sale tax deducted. वो अक्सर आपने ऑडिट करते हुए देखा होगा कि वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि जी इतनी इतनी हमारी विथहेल्ड हुई है. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रजिस्टर्ड सप्लायर की, रूल 150 ये कह रहा है the registered supplier shall issue a sales tax invoice as stipulated in section 23 of the Sales Tax Act 1990 in respect of every taxable supplies made to the withholding agent. तो जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर करेगा उसमें सेल टैक्स इनवॉइस तो जाहिर है वो देगा ही देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The registered supplier shall file a monthly return as prescribed in chapter 2 taking due credit of the sales tax deducted by the withholding agent in the manner as prescribed. जाहिर है वो उसका क्रेडिट लेगा क्योंकि उसको तो उतना उसका आउटपुट कम हो रहा होगा. आगे केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिश्नर क्या है. कमिश्नर शैल, ये जो हमारी जिम्मेदारी अब इसमें क्या है, हमने क्या करना है कमिश्नर की बिहाफ पे. जो कमिश्नर मीन क्या है, जाहिर है वो आपने जब फील्ड में है तो आपने ये इंश्योर करना है. द कमिश्नर शैल कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल विद होल्डिंग एजेंट फाइलिंग इन हिज जुरिसडिक्शन and monitor the payment of tax deducted by withholding agents falling in his jurisdiction and shall also ensure that return prescribed under these rules is filed. The commissioner shall ensure that the return received from the bank is duly fed in the computerized system as referred in clause 5AA of section 2 of the Sales Tax Act. The commissioner shall periodically ensure that the supplies mentioned in the return filed by the withholding agent as fall under his jurisdiction are filing return under chapter 2 and duly declaring the. मतलब ये है कि जब वो आपके withholding agents की जो आपके पास jurisdiction होती है, आप उसको चेक करते रहते हैं रिटर्न में कि क्या ये withholding कर रहा है या नहीं कर रहा. और फिर इसके अलावा ये कमिश्नर का, क्योंकि टोटल उसकी कलेक्शन भी इस पे डिपेंड कर रही होती है, वो एजी ऑफिस में और डीडीओ ऑफिस से भी इंफॉर्मेशन खुद मंगवा रहे होते हैं कि कितनी हमारी विथहोल्डिंग कलेक्शन कितनी. क्यों जी अफजल आप बताएं, ये इनकम टैक्स के हवाले से ऐसे होता है ना? जी सर बिल्कुल ऐसे ही होता है. ऐसे वो अपनी इंफॉर्मेशन पूरी एजी ऑफिस में से मंगवाते हैं कितनी टोटल कलेक्शन हुई, और तो इसी तरह सेल्स टैक्स के बारे में भी ना वो सारी इंफॉर्मेशन. सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये जो सेकंड लास्ट स्लैब थी उसके हवाले से कि आपने कहा कि उसका क्रेडिट मिलेगा विदहोल्डिंग एजेंट को जब वो उसका स्पेशल एसटीआर एक फॉर्म है वो फाइल करेगा. सर मेरे ख्याल में उसको तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो तो जस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसने शो करना है कि टैक्स काट के मैंने जमा करवाया. रजिस्टर्ड जे हो रही है सप्लायर. जी सर ये किसकी बात हो रही है? सप्लायर की. ओके सर, सप्लायर की. मैं सर समझा था विदहोल्डिंग एजेंट. हाँ नहीं, सप्लायर की बात हो रही है ना, तो सप्लायर को जाहिर है जो उसमें मिलना है तो उसका आउटपुट में से उतना कम होगा ना जो उसने विदहोल्डिंग एजेंट बिल्कुल सर करता है. तो इस हवाले से मैं बात कर रहा था. ओके सर. ये जी हमारा विदहोल्डिंग जो है वो आज कंप्लीट हो गई.